तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्रोमिनेंस। दोस्तों प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता, महत्व या फिर उच्चता। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जो हर कंपटीशन जीत लेता है, डिबेट हो, स्पोर्ट्स, डांस, सब में टॉप करता है। अब सब टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उसे पहचानने लगे हैं। तो ये जो फेम, इंपॉर्टेंस या फिर स्टैंड आउट होने की पोजीशन होती है उसे ही प्रोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं तो एक एक्टर जो हिट मूवीज के बाद फेमस हो चुका है तो उसने क्या कर लिया है, उसने प्रोमिनेंस पा ली है। या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके रील्स वायरल हो रहे हैं तो उसकी प्रोमिनेंस बढ़ गई है। या फिर कंपनी का ब्रांड मार्केट में सबसे ज़्यादा विजिबल है तो उसकी प्रोमिनेंस भी हाई है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्रोमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, फेम या फिर स्टैंड आउट पोजीशन। यानी कि उसे जो है वो मतलब कि इंपॉर्टेंस मिलना, महत्व मिलना या फिर उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, तो उसे हम कहते हैं प्रोमिनेंस। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है इंपॉर्टेंस, एमिनेंस, डिस्टिंक्शन या फिर फेम। दोस्तों इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। एमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उच्च होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होना, सबसे मतलब कि ग्रेट होना जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे एमिनेंस कहा जाता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विशिष्टता, यानी कि कोई चीज़ जो है वो विशेष होना बेसिकली। फेम का तो मतलब आपको पता है, फेम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होना, यानी कि एक तरीके से इंपॉर्टेंस होना, प्रमुखता होना, फेम। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। वहीं अगर इसके एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है ऑब्सक्योरिटी, इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंस या फिर निग्लेक्ट। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है कोई चीज़ अस्पष्ट होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बेसिकली धुंधली होना, अनजान होना, तो उसे हम कह सकते हैं ऑब्सक्योरिटी। इनसिग्निफिकेंस या फिर अनइम्पॉर्टेंस का मतलब है कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है या फिर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होल्ड नहीं करती, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंस या फिर अनइम्पॉर्टेंस। वहीं निग्लेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, यानी कि वो अटेंशन देने लायक भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो वो सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हर प्रोमिनेंस इन द आर्ट वर्ल्ड ग्रू आफ्टर हर फर्स्ट मेजर एग्जीबिशन। यानी कि उसके जो है वो पहले सबसे बड़े एग्जीबिशन के बाद जो है वो मतलब कि आर्ट वर्ल्ड में, यानी कि कला की दुनिया में जो है वो उसका मतलब कि महत्व, उसकी प्रमुखता, उसकी जो उच्चता है, यानी कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रोमिनेंस यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेक्सेशन। दोस्तों वेक्सेशन का मतलब होता है क्रोध, कष्ट या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। जैसे कि मान लो तुम्हारा जो फ़ोन है वो बार बार हैंग हो जाता है जब भी तुम कोई अर्जेंट काम कर रहे हो, या फिर कोई बार बार तुम्हें सेम सवाल पूछ रहा है जबकि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। उस मोमेंट में जो चिढ़ होती है, इरिटेशन होती है या फिर आपको जो अनॉयंस फील होती है तो उसे ही वैक्सेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको और कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूँ तो स्लो इंटरनेट चल रहा हो जब तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो तो दोस्तों वो प्योर वैक्सेशन होता है। कोई बंदा अगर आपको बार बार अननेसेसरी मैसेज भेज रहा हो तो वो भी वैक्सेशन है। या फिर ट्रैफिक जैम में फंसकर अगर तुम लेट हो रहे हो तो वो वैक्सेशन का हाई लेवल हो जाता है। यानी कि किसी काम से, किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा चिढ़ होना, इरिटेशन होना, अनॉयंस फील होना, तो उसे हम सिंपली कहते हैं वैक्सेशन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वैक्सेशन का मतलब होता है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर अनॉयंस की फीलिंग। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका देखें तो सिनोनिम इसका है अनॉयंस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर एग्रीवेशन।
दोस्तों इन चारों का ही मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिढ़ होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि आपका जो मतलब कि टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना किसी चीज़ पर। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, यानी कि आपको किसी चीज़ की खिझ आने लगती है, आप उसे सहन नहीं कर पाते, तो उसे हम कहेंगे अनॉयंस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर एग्रीवेशन, यानी कि बेसिकली गुस्सा आना, चिढ़ जाना। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है प्लेजर, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन या फिर कंफर्ट। दोस्तों इन चारों का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से संतुष्टि होना। सेटिस्फैक्शन का मतलब है संतुष्टि होना। कंफर्ट का मतलब होता है कि आप अच्छा फील कर रहे हो, सहज फील कर रहे हो, तो उसे हम कंफर्ट कहते हैं। डिलाइट या फिर प्लेजर का यहाँ पर मतलब है कि खुश होना, यानी कि बेसिकली यानी कि आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में, आपके टेम्परामेंट में खुशी होना, तो उसे हम कहेंगे प्लेजर, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन या फिर कंफर्ट। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है ही कुड नॉट हाइड हिज वेक्सेशन व्हेन द प्लान्स वर डिलेड अगेन। यानी कि वो जो है वो अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जब जो है वो मतलब कि प्लान्स फिर से डिले हो गए, यानी कि प्लान्स को जो है वो फिर से मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया या फिर लेट कर दिया गया। तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि इरिटेशन हुई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आया, वो चिढ़ गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेक्सेशन का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है मॉड्यूलेट। दोस्तों मॉड्यूलेट का मतलब होता है समायोजित करना, नियंत्रित करना या फिर बदलना। जैसे कि मान लो तुम फोन पर किसी से बात कर रहे हो, पहले तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में लाउड तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन फिर तुम रियलाइज़ करते हो कि सामने वाला बंदा आपसे बिल्कुल शांति से बात कर रहा है। तो तुम क्या करते हो कि अपने वॉइस का जो टोन है वो सॉफ्ट कर लेते हो, यानी कि तुम भी अब जो है वो मतलब कि आराम से बहुत ही कामली बात करने लगते हो। तो ये जो अपनी वॉइस, बिहेवियर या फिर इंटेंसिटी को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, उसे ही मॉड्यूलेट करना कहते हैं। यानी कि बेसिकली किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, स्पेशली अपने वॉइस को, बिहेवियर को या फिर अपने बिहेवियर की इंटेंसिटी को, उसे कंट्रोल कर लेना या फिर उसे बदल लेना, चेंज कर लेना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेट। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो टीचर क्लास में कभी लाउड टोन यूज़ करती है, तो कभी सॉफ्ट टोन यूज़ करती है। तो वो क्या है, तो वो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर रही है। या फिर जो सिंगर्स होते हैं वो सॉन्ग में जो है वो पिच को ऊपर नीचे ले जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। या फिर तुम अपने बॉस से कामली बात कर रहे हो पर फ्रेंड्स के साथ कैजुअल टोन यूज़ करते हो, यानी कि बॉस के साथ बात करने का तरीका अलग है और फ्रेंड्स के साथ बात करने का तरीका अलग है। तो तुम अपनी टोन मॉड्यूलेट करते हो, यानी कि टाइम टाइम पर मतलब कि पर्सन के हिसाब से आप अपनी वॉइस को चेंज कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मॉड्यूलेट का मतलब होता है एडजस्ट और कंट्रोल टोन, साउंड या इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है एडजस्ट, रेगुलेट, कंट्रोल या फिर ऑल्टर। दोस्तों एडजस्ट, रेगुलेट या फिर कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो सही स्थान पर रखना। एडजस्ट का तो मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी चीज़ में थोड़ा सा जो है वो चेंज करके, इधर उधर करके जो है आप उसे सही पोजीशन में या फिर सही तरीके से कर लेते हो। या फिर रेगुलेट या फिर कंट्रोल का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि वश में करने की कोशिश करना, बेसिकली उस पर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना, तो उसे हम रेगुलेट या फिर कंट्रोल कहते हैं। या फिर ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज कर देना, बदल देना बेसिकली, तो उसे हम ऑल्टर कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो हमारे ये सिनोनिम्स है। वही एंटोनिम्स पर आए, तो एंटोनिम्स में है डिस्टर्ब, मिसएडजस्ट, इग्नोर या फिर निग्लेक्ट। दोस्तों डिस्टर्ब का तो मतलब आपको पता है। मिसएडजस्ट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की मतलब कि फेर बदल करना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो सही से एडजस्ट ना हो पाना। इग्नोर या फिर निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, तो उसे हम कह सकते हैं इग्नोर या फिर निग्लेक्ट। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्पीकर मॉड्यूलेटेड हिज वॉइस टू कीप द ऑडियंस एंगेज। यानी कि स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर था, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, ऑडियंस को जो है वो मतलब कि अपने साथ कनेक्टेड रखने के लिए, अपने साथ जुड़े रखने के लिए जो है वो उसने अपनी वॉइस में जो है वो मतलब कि पिच को कम ज़्यादा किया। यानी कि वो बार बार जो है वो अपनी वॉइस को चेंज कर रहा था, कभी कभी फनी मैनर में बात कर रहा था, कभी सीरियस टोन में बात कर रहा था, तो जिससे क्या हुआ कि ऑडियंस जो है वो हमारी इंगेज थी, यानी कि उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मॉड्यूलेट यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है, तो वो है एम्ब्रॉयलमेंट। दोस्तों एम्ब्रॉयलमेंट का मतलब होता है उलझन, झंझट, विवाद या फिर झगड़ा।
जैसे कि मान लो तुम्हारे दो फ्रेंड्स के बीच झगड़ा चल रहा है और तुम सिर्फ बीच में उन्हें समझाने गए थे, लेकिन पता चला कि दोनों ने मिलकर जो है वो तुम्हें ही ब्लेम करना शुरू कर दिया है और अब तुम भी उस फाइट का हिस्सा बन गए हो, यानी कि तुम उस फाइट में फंस चुके हो। तो ये जो अननेसेसरी फाइट, कन्फ्यूजन या फिर मैसी सिचुएशन में फंस जाना होता है किसी का, तो उसे ही एम्ब्रॉयलमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो ऑफिस में दो लोगों के आर्ग्यूमेंट में तुम्हारा नाम आ गया, तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे साथ जो है वो मतलब कि तुम एम्ब्रॉयलमेंट में फंस गए। या फिर फैमिली के छोटे से मैटर में सबके ओपिनियंस क्लैश हो गए, तो वो दोस्तों एक प्योर एम्ब्रॉयलमेंट होता है। या फिर सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया और लोगों ने तुम्हारी ट्रोलिंग शुरू कर दी, तो वो अगेन एम्ब्रॉयलमेंट है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एम्ब्रॉयलमेंट का मतलब होता है किसी फाइट, आर्ग्यूमेंट या फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाना, उसका हिस्सा बन जाना या फिर उस मैटर में फंस जाना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रॉयलमेंट। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है ट्रबल, कन्फ्यूजन या फिर कन्फ्लिक्ट। दोस्तों ट्रबल का मतलब होता है कोई मुसीबत, यानी कि किसी तरीके का मतलब कि कोई परेशानी, कोई मुसीबत, तो उसे हम ट्रबल कहते हैं। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ा, जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, तो वो हमारा हो गया कन्फ्लिक्ट। एंटोनिम इसका है पीस, हार्मनी या फिर एग्रीमेंट। यानी कि पीस का मतलब होता है शांति होना, हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द की भावना होना, यानी कि आपसी मिलाप होना। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली एक दूसरे में मतलब कि सामंजस्य की भावना होना, बेसिकली दोस्ती हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना। आप उनके ओपिनियंस को मानते हो, सामने वाला आपके ओपिनियंस को मानता है, यानी कि आपके अंदर क्या है, तो एग्रीमेंट है। तो उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट, हार्मनी या फिर पीस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गॉट इनटू एम्ब्रॉयलमेंट ओवर अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट विद हिज फ्रेंड। यानी कि वो जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो मतलब कि छोटी सी बहस में, यानी कि छोटे से आर्ग्यूमेंट के वजह से जो है वो उस एम्ब्रॉयलमेंट में, यानी कि उस विवाद में, उस आर्ग्यूमेंट में, उस झगड़े में वो फंस गया, यानी कि वो भी उस झगड़े का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एम्ब्रॉयलमेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एवेनेसेंट। दोस्तों एवेनेसेंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, क्षीण या फिर अस्थायी। अब इन तीनों वर्ड्स को जो है वो हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मान लो तुम शाम के टाइम में जो है वो आसमान को देख रहे हो। सनसेट के बाद जो है वो सुंदर ऑरेंज लाइट सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए रहती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ गायब हो जाता है। तो वो जो खूबसूरत पर शॉर्ट लिव्ड मोमेंट है, यानी कि थोड़ी देर के लिए जो वो मोमेंट होता है, उसे ही एवेनेसेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो रेनबो जो थोड़ी देर के लिए दिखकर फेड हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, तो वो रेनबो क्या है, तो एवेनेसेंट ब्यूटी है। या फिर चाइल्डहुड मोमेंट जो यादों में रह जाते हैं, तो वो भी एवेनेसेंट मेमोरीज है। परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो कुछ देर में हवा में खो जाती है, गायब हो जाती है, तो वो एवेनेसेंट स्मेल है। सिंपल वर्ड्स में एवेनेसेंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, क्विकली फेडिंग या फिर टेम्पररी। यानी कि जो चीज़ ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, यानी कि जो अस्थाई है, यानी कि जिसे परमानेंट हम रख नहीं सकते, या फिर वो चीज़ परमानेंट रह नहीं पाती, टेम्पररी है, यानी कि जल्दी से गायब हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एवेनेसेंट। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, ब्रीफ या फिर मोमेंटरी। दोस्तों फ्लीटिंग या फिर ट्रांजिएंट दोनों का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ क्षणिक होना, क्षणिक होना यानी कि कुछ क्षणों के लिए होना, कुछ टाइम के लिए होना, कुछ मिनट्स के लिए होना। जो चीज़ परमानेंट नहीं होती उनके लिए हम फ्लीटिंग या फिर ट्रांजिएंट यूज़ कर सकते हैं। वहीं ब्रीफ या फिर मोमेंटरी का मतलब होता है, ब्रीफ का मतलब होता है जो थोड़े काल के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए होती है, यानी कि ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती, शॉर्ट यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है। या फिर मोमेंटरी का मतलब कि कोई चीज़ क्षणिक होना, क्षणिक होना यानी कि फिर से कोई चीज़ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट तक ही टिक पाना, तो उसे हम मोमेंटरी कह सकते हैं। वही एंटोनिम इसका है परमानेंट, परमानेंट या फिर लास्टिंग, एंड्योरिंग, एवर लास्टिंग। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ स्थायी है, यानी कि हमेशा के लिए टिक पाती है, परमानेंट होती है, लास्टिंग होती है, यानी कि बहुत देर तक चलती है। एंड्योरिंग या फिर एवरलास्टिंग का भी सेम मतलब होता है कि कोई चीज़ हमेशा के लिए टिकना, परमानेंट होना, स्थायी होना, स्थिर होना। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं परमानेंट, लास्टिंग, एंड्योरिंग या फिर एवरलास्टिंग, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेनबो वॉज एवेनेसेंट डिसअपियरिंग विद इन अ फ्यू मिनट्स। यानी कि जो रेनबो था वो क्या था, तो एवेनेसेंट था। एवेनेसेंट था यानी कि थोड़े ही समय के लिए वो टिक पाया, यानी कि ज़्यादा समय के लिए वो रहा नहीं, क्योंकि वो जो है वो मतलब कि थोड़े ही मिनट्स में जो है वो डिसअपियर हो गया, यानी कि थोड़े ही मिनट्स में वो गायब हो गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रेनबो जो होता है वो एवेनेसेंट होता है। एवेनेसेंट होता है यानी कि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, वो कुछ ही मिनट्स के लिए होता है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस
किस तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंकोराइट। दोस्तों एंकोराइट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सन्यासी, एकांतवासी या फिर तपस्वी। जैसे कि मान लो कोई बंदा जो है वो सिटी के नॉइस, स्ट्रेस और सोशल लाइफ से पूरी तरीके से थक चुका है। अब वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर एक पीसफुल पहाड़ी इलाके में रहने जाएगा, जहाँ पर सिर्फ वो हो और नेचर हो, यानी कि प्रकृति हो। वो दुनिया के लोगों से अलग हो गया है और सिर्फ जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगा है। तो ऐसे इंसान को हम एंकोराइट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो एक साधु जो सब कुछ छोड़कर हिमालय में रह रहा है तो वो भी एंकोराइट है। कोई राइटर जो सोसाइटी से दूर अकेला लिखने लग गया है तो वो मॉडर्न डे एंकोराइट है। या फिर एक बंदा जो सोशल मीडिया और लोगों से ब्रेक लेकर सॉलिट्यूड में रहना चाहता है तो वो थोड़ा एंकोराइट वाइब देता है। सिंपल वर्ड्स में एंकोराइट का मतलब है वो इंसान जो दुनिया से अलग होकर अकेला स्पिरिचुअल या फिर पीसफुल लाइफ जीता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एंकोराइट, यानी कि सन्यासी, एकांतवासी या फिर तपस्वी। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका है हर्मिट, रेक्ल्यूज, एस्केटिक या फिर सॉलिटरी। दोस्तों इन चारों का एक ही मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, यानी कि एकांतवासी के रूप में रहता है, सन्यासी का जीवन जीता है या फिर कठोर तपस्वी होता है। यानी कि उसके लाइफ में जो है वो कोई प्लेजर्स नहीं होते हैं, कोई नीड्स नहीं होती है, कोई जो हमारी जो ये जो मटेरियलिस्टिक हमारी दुनिया है जिसमें हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। तो ऐसे मतलब कि व्यक्तियों को हम क्या कह सकते हैं? हर्मिट कह सकते हैं, रेक्ल्यूज कह सकते हैं, एस्केटिक कह सकते हैं या फिर सॉलिटरी कह सकते हैं। वही एंटोनिम इसका है सोशलाइट, एक्सट्रोवर्ट, कंपेनियन या फिर पब्लिक फिगर। दोस्तों इन चारों का क्या मतलब है? जो व्यक्ति लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करता है, लोगों के साथ मिलना पसंद करता है, उनसे बातें करना, सोशलाइज करना। सोशलाइट का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति समाज में घुलता मिलता है। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है? जिसे मतलब कि लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद हो, जो लोगों से बातें करता है, लोगों से मतलब कि जुड़ता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, नए रिश्ते बनाता है, उनके साथ सोशलाइज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। कंपेनियन का मतलब होता है एक तरीके का साथी या फिर आपका जो मतलब दोस्त, जिसे हम कह सकते हैं वो कंपेनियन हो गया। पब्लिक फिगर का भी मतलब आपको पता होगा, जो मतलब कि समाज में रहता है, जो मतलब कि लोग उसे नोटिस भी करते हैं, लोगों के साथ रहता है, लोगों के बीच रहता है, तो ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं पब्लिक फिगर। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एंकोराइट स्पेंट ईयर्स लिविंग अलोन इन द फॉरेस्ट मेडिटेटिंग एंड प्रेइंग। यानी कि जो एंकोराइट, एंकोराइट का मतलब एक सन्यासी, उसने क्या किया कि वो जो है वो मतलब कि जंगल में जो है वो मतलब कि सालों तक अकेला रह रहा था। और वो जंगल में क्या कर रहा था? तो वो मेडिटेटिंग कर रहा था, यानी कि वो जो है वो मेडिटेशन कर रहा था, साथ ही साथ प्रे कर रहा था। यानी कि वो अपने आप में ही जो है वो पूरी तरीके से खो चुका था। यानी कि वो अपने लिए जी रहा था नेचर के साथ, यानी कि वो ध्यान करता था, प्रे करता था और यही सारी उसकी लाइफ का पार्ट था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एंकोराइट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परक्विसिट्स। दोस्तों परक्विसिट्स का मतलब होता है अतिरिक्त लाभ, भत्ते या फिर सुविधा। जैसे कि मान लो तुम एक जॉब ज्वाइन करते हो, तुम्हारी सैलरी के अलावा कंपनी तुम्हें फ्री लंच, हेल्थ इंश्योरेंस, जिम मेंबरशिप या फिर ईयरली बोनस भी देती है। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या फिर पर्क्स होते हैं जो बेसिक सैलरी के अलावा तुम्हें मिल रहे हैं, उन्हें ही हम परक्विसिट्स कहते हैं। जैसे कि ऑफिस में अगर फ्री स्नैक्स और कॉफ़ी मिलते हैं तो वो भी परक्विसिट्स है। कंपनी कार या फिर ट्रैवल अलाउंस, ये भी परक्विसिट्स है। वीआईपी एक्सेस या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस, तो ये भी परक्विसिट्स है। सिंपल वर्ड्स में परक्विसिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या पर्क्स बिसाइड रेगुलर सैलरी, यानी कि आपके सैलरी के अलावा भी आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिलना, तो उसे हम कहते हैं परक्विसिट्स। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका है बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस, बोनसेस या फिर एक्स्ट्राज। यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना, भत्ता मिलना, सुविधा मिलना, प्रिविलेजेस मिलना, यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको लाभ के तौर पर मिलना, बोनसेस मिलना, एक्स्ट्राज मिलना, यानी कि जितनी यानी कि आपकी सैलरी है उससे ज़्यादा आपको कोई और ज़्यादा चीज़ें मिलना आपके मतलब कि फ़ायदे के लिए। तो उसे हम कह सकते हैं बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस, बोनसेस या फिर एक्स्ट्राज। वही एंटोनिम इसका है डिडक्शंस, यानी कि कोई चीज़ कट जाना, कटौती होना किसी चीज़ में। लॉसेस यानी
कि कोई चीज़ नुकसान हो जाना, पेनल्टीज़ यानी कि दंड लगना या फिर मतलब कि सज़ा मिलना, डिसएडवांटेजेस यानी कि किसी चीज़ का नुकसान यानी कि आपको नुकसान भरना पड़ता है या फिर आपको किसी चीज़ का नुकसान फेस करना पड़ता है, तो ये सारे हमारे क्या हुए, तो एंटोनिम्स है जिसमें डिडक्शंस है, लॉसेस, पेनल्टीज़ या फिर डिसएडवांटेजेस है, तो ये सारे हमारे क्या है, तो यानी कि एंटोनिम्स है जो कि दिखाते हैं कि आपको किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर्स परक्विसिट्स इंक्लूडेड अ कंपनी कार एंड फ्री अकोमोडेशन। यानी कि जो मैनेजर है उसकी परक्विसिट्स में यानी कि अतिरिक्त लाभ में यानी कि जो सैलरी के अलावा जो उसको मतलब कि जो पर्क्स एंड इंसेंटिव्स मिल रहे थे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, तो एक कार थी, कंपनी की तरफ से उसे कार भी मिली थी और फ्री अकोमोडेशन मिला था, यानी कि निशुल्क यानी कि फ्री में उसे रहने की जगह यानी कि आवास या फिर निवास जिसे हम कह सकते हैं, घर समझ लीजिए, तो वो भी आप जो मतलब कि उसे जो है वो मतलब कि मिला था, यानी कि फ्री अकोमोडेशन और कार, कंपनी कार जो है वो उसे परक्विसिट्स में कंपनी की तरफ से मिली थी मैनेजर की पोजीशन पर। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परक्विसिट्स यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है डेप्यूटाइज। डेप्यूटाइज का मतलब होता है प्रतिनिधि बनाना, किसी की जगह पर कार्य करना, काम करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास मॉनिटर जो है वो छुट्टी पर है और टीचर तुमसे आकर कहते हैं कि आज टेम्पररी जो है वो तुम मॉनिटर के रूप में ड्यूटीज़ को संभालो। अब तुम्हारे ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेम्पररीली आ गई है जो कि तुम्हारा मॉनिटर करता था। तो ये जो किसी को टेम्पररीली अथॉरिटी या फिर ड्यूटी देने का काम होता है उसे डेप्यूटाइज कहते हैं। जैसे कि और कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो पुलिस ऑफिसर किसी असिस्टेंट को कुछ केसेस हैंडल करने के लिए डेप्यूटाइज करता है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो मतलब कि कोई दूसरा बंदा आकर किसी और की जगह ले रहा है। मैनेजर अपने असिस्टेंट को मीटिंग लीड करने के लिए डेप्यूटाइज करता है, या फिर कैप्टन अपने वाइस कैप्टन को गेम के लिए जो है वो मतलब कि टेम्पररीली डेप्यूटाइज करता है। यानी कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई जो है वो मतलब कि जो मेन फिगर है, जो मेन जो इंसान है जो उस काम को लीड करता है, उसकी जगह यानी कि उस काम को जो है वो संभालने के लिए आ रहा है या फिर उसकी अथॉरिटी उसे दी जा रही है, तो उसे हम कहते हैं डेप्यूटाइज करना। बेसिकली आप जब जो है वो मतलब कि किसी को दूसरों की जिम्मेदारी सौंपते हो टेम्पररीली, यानी कि अगर वो एब्सेंस है, उनका प्रेजेंस नहीं है यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, तो उस सेंस में तो तब हम कहेंगे डेप्यूटाइज करना। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डेलीगेट, असाइन, ऑथोराइज या फिर अपॉइंट, यानी कि किसी को जो है वो नियुक्त करना, अपॉइंट करना, ऑथराइज करना यानी कि किसी को सौंपना, असाइन करना यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि कोई काम देना, डेलीगेट करना बेसिकली। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे वो क्या दिखाते हैं कि आप जो है वो किसी और का काम किसी को टेम्पररीली सौंप रहे हो, उन्हें दे रहे हो, उन्हें नियुक्त कर रहे हो उस चीज़ के लिए या फिर उन्हें जो है वो पोजीशन पर ला रहे हो। एंटोनिम इसका है रिकॉल, डिसमिस, रिमूव या फिर रिवोक। इन चारों का क्या मतलब होता है, हटाना, मिटाना, इरेज करना, निकालना। तो इस सेंस में जो है वो ये सारे हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑफिसर डेप्यूटाइज्ड हिज असिस्टेंट टू हैंडल द मीटिंग इन हिज एब्सेंस। यानी कि ऑफिसर ने क्या किया, उसने जो है वो अपने असिस्टेंट को डेप्यूटाइज किया अपनी जगह पर, यानी कि अपनी जगह उसे दी टेम्पररीली, ताकि वो उनके एब्सेंस में यानी कि जब वो अवेलेबल ना हो तब वो मीटिंग को यानी कि संभाल सके, यानी कि हैंडल कर सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेप्यूटाइज यानी क्या होता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अफिक्सेशन। दोस्तों अफिक्सेशन का मतलब होता है संलग्न करना, जोड़ना किसी चीज़ को। जैसे कि मान लो तुम इंग्लिश में एक वर्ड लेते हो जो कि है हैप्पी। अब तुम हैप्पी के आगे जो है वो यू एन लगा देते हो, तो वो वर्ड क्या बन गया, अनहैप्पी बन गया। या फिर एन ई डबल एस जो है वो उसके बाद में लगा देते हो, तो वो क्या बन गया, हैप्पीनेस बन गया। यानी कि आप जो है वो मतलब कि प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर रहे हो। तो ये जो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड कर कर वर्ड को मॉडिफाई करना होता है, तो उसे ही हम अफिक्सेशन कहते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे कि केयर प्लस फुल, वो क्या बन गया, केयरफुल बन गया। यहाँ पर हमने जो है वो सफिक्स ऐड किया है, तो ये क्या है, अफिक्सेशन है। देन है डिस प्लस एग्री, यहाँ पर जो है वो डिस एग्री बन गया। ये यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एग्री में डिस लगाया है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, तो प्रीफिक्स यूज़ किया है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, अफिक्सेशन यूज़ किया है। काइंड प्लस नेस, काइंडनेस बन गया, ये भी एक तरीके से अफिक्सेशन है। तो सिंपल वर्ड्स में अफिक्सेशन का मतलब होता है वर्ड के स्टार्ट में या फिर एंड में लेटर्स ज्वाइन करके नया वर्ड बनाना, यानी कि किसी चीज़ को ज्वाइन करने के सेंस में हम जो है वो अफिक्सेशन का यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अटैचमेंट, एडिशन, अपेंडिंग या फिर इंसर्शन। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, एक साथ लाना, किसी चीज़ को जॉइंट करना, कनेक्ट करना, तो उसे हम कह सकते हैं अटैचमेंट, एडिशन, अपेंडिंग या फिर इंसर्शन। एंटोनिम इसका है रिमूवल, डिटैचमेंट, सेपरेशन या फिर डिलीशन।
दोस्तों इन चारों का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना, डिटैच कर देना, सेपरेट कर देना, अलग कर देना, डिलीट कर देना यानी कि मिटा देना। तो ये सारे इस सेंस में यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ अलग हो रही है, कोई चीज़ निकल रही है बाहर, या फिर कोई चीज़ जो है वो मतलब कि डिस्कनेक्ट की जा रही है। तो उसे हम कहते हैं रिमूवल, डिटैचमेंट, सेपरेशन या फिर डिलीशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ अफिक्सेशन इन इंग्लिश ग्रामर। यानी कि टीचर ने क्या किया कि इंग्लिश ग्रामर में आने वाले जितने भी अफिक्सेशन के रूल्स हैं, यानी कि जितने भी जो वर्ड्स को जोड़ने वाले जो रूल्स होते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए यानी कि समझाए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अफिक्सेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है पैलेटेबल। दोस्तों पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, रुचिकर या फिर स्वीकार्य। यानी कि ये जो वर्ड है वो दो सेंस में यूज़ होता है। या तो कोई चीज़ जो है वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उस तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसे भी हम पैलेटेबल कह सकते हैं। या फिर कोई आइडिया, कोई प्रपोजल, कोई और चीज़ है जो एक्सेप्ट करने लायक है, एग्री करने लायक है, तो उसे भी हम पैलेटेबल कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ तो मान लो तुम्हें जो है वो नए रेस्टोरेंट में एक डिश ट्राई करनी है। तुमने फर्स्ट बाइट लिया और वो टेस्ट में इतनी अच्छी निकली और इंजॉयबल थी कि तुमने जो है वो उसे हैप्पीली पूरा फिनिश कर दिया, यानी कि तुम खा गए उसे। तो ये जो टेस्ट में इंजॉयबल या फिर एक्सेप्टेबल होती है कोई चीज़, तो उसे ही हम पैलेटेबल कहते हैं। या फिर अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर समझाऊं तो जैसे कि स्वादिष्ट खाना जो सबको पसंद आए तो वो पैलेटेबल डिश है। एक आइडिया या फिर सजेशन जो टीम इजीली एक्सेप्ट कर ले तो वो पैलेटेबल प्रपोजल है। सॉफ्ट स्पोकन अपॉलॉजी जो इजीली एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या है, तो वो पैलेटेबल अपॉलॉजी है। यानी कि कोई चीज़ टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होना या फिर कोई चीज़ एग्रीएबल होना, स्वीकार्य होना, तो उसे हम पैलेटेबल कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में पैलेटेबल मतलब है टेस्टी, इंजॉयबल या फिर इजीली एक्सेप्टेबल। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेस्टी, सेवरी, एग्रीएबल या फिर एक्सेप्टेबल। टेस्टी या फिर सेवरी का तो मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यमी होना। एग्रीएबल या फिर एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जिससे आप एग्री कर सकते हो, जिसे आप स्वीकार कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उसे हम कहेंगे एग्रीएबल या फिर एक्सेप्टेबल। वही एंटोनिम पर आए तो एंटोनिम इसका है अनप्लेजेंट या फिर डिस्टेस्टफुल। अनप्लेजेंट या फिर डिस्टेस्टफुल का मतलब है कोई चीज़ जो है वो बेस्वाद होना, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, जो फीका होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम अनप्लेजेंट या फिर डिस्टेस्टफुल कह सकते हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए टेस्ट के अकॉर्डिंग। डिसएग्रीएबल या फिर अनएक्सेप्टेबल का मतलब है जिससे आप एग्री नहीं कर सकते, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। अनएक्सेप्टेबल है यानी कि जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कहेंगे डिसएग्रीएबल या फिर अनएक्सेप्टेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द शेफ प्रिपेयर्ड अ पैलेटेबल मील फॉर ऑल द गेस्ट्स। यानी कि जो शेफ़ है उसने क्या किया कि सभी मेहमानों के लिए, सभी गेस्ट के लिए उसने जो है वो एक बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी जो है वो मतलब कि खाना बनाया जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप जो है वो पैलेटेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।